वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर्स में। आज बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने इंडक्टेंस के बारे में जब फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसकी रेंज में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे आप हो, है ना, आप हो और आप दो भाई हो घर में, और आपके एक भाई की बगल में पिटाई शुरू हो गई, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक आपके ऊपर पड़ने लगता है। आप बैठ के पढ़ने लगते हो, है ना, बहुत उस समय बहुत गौर से पढ़ाई करते हो आप। क्यों? वो फील्ड एकदम आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, उसको जो बात बोला जा रहा है वो ऑटोमेटिक आप दूसरी बात कर रहे हो, है ना। एकदम सेम बात आप करने लगे क्योंकि आपके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, पिटाई उसको लगी है, लेकिन ऑपरेशन आप भी करने लगे। ये जो प्रक्रिया होती है हमारी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन की वजह से अगर हमारे किसी बगल वाले या उसके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उस पे अगर इफेक्ट पड़े तो उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसका डिफिनीशन आपको बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले उस चीज को हम समझेंगे, फिर हम डिफिनीशन पे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे, फिजिकली समझेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह की इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम लोग ये तो जेन्युइन हमने देखा कि अच्छा बगल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना। टेक्निकल टर्म में यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पे हम कौन सा म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने वाले हैं। तो हम लोग इंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। तो देखो बेटा, जैसे इंडक्टर है हमारा, ये हो गया इंडक्टर, ठीक है, ये एक इंडक्टर हो गया, पहला भाई, ठीक है ना। आप दो भाई थे ना, ये पहला भाई हो गया जिसकी धुनाई हो रही थी घर पे, और ये दूसरे आप हो, सेकेंड वाले, ठीक है ना। ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का मतलब क्या हुआ, घर में धुनाई हो रही थी ना, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये तो दो भाई इंडक्टर है और इस पे कैसा ऑपरेशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको करंट दे सकते हो, है ना। तो हमने इसको एक करंट दिया ग्रीन कलर का कि ये लो करंट आई। तो जब करंट इसमें दिए बेटा तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड ही है ना एक तरह से। तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करना स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब पास करने लगेंगे तो बेटा ये इस तरह से है, ऐसे, है ना। तो इधर की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएगा। देखो किस तरह की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे निकलेगा ना लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसी तरह से तो जाता है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस वाले में लिंक करेंगे, अगर लिंक करेंगे तो इंडक्शन होगा, अगर लिंक नहीं कर रहे हैं तो इंडक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंडक्टर यहां रखे एक दूसरे कमरे में रखे, तो डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना। जितना दूर, अगर वो उतने दूर तक बना रहा होगा तो बिल्कुल करेगा, नहीं बना रहा होगा तो नहीं करेगा, है ना। कुल मिला के बात ये कहना है कि ये वाला जो लाइंस ऑफ फोर्स है इसके रेंज में आना चाहिए। दूसरा, है ना, जैसे आप दो भाई हो और एक कहीं और रहता है एक कहीं और रहते हो, है ना। एक स्कूल जाता है बगल वाले दूसरे, और एक दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो पहले वाले का अगर स्कूल में कुछ डांट खाया है तो दूसरे वाले को कुछ नहीं पता कि वो आज डांट खाया है, क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप पे, है ना, क्योंकि वो दूर है। लेकिन जब एक ही क्लासरूम में बैठे रहोगे तो पड़ जाएगा इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें करंट हमने दौड़ा दिया, आई, इसकी वजह से क्या हुआ, लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हुए जो इसमें लिंक किए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर गया, लिंक कर गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक किया तो फ्लक्स जनरेट हुआ होगा बेटा, B डॉट ए
ये तो कॉस क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है यहाँ पे एरिया वेक्टर से, तो सीधे सीधे बी ए। अब हम ये बोले थे, लेंज लॉ से भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अगर उस सराउंडिंग में कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है तो। यानी अगर ये जो फ्लक्स है इसके लिए फाई जो मैंने लिखा, अगर इसको हम वेरी करा दें, वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल हो जाए तो क्या करेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, हो जाएगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इसमें फ्लक्स आप वेरी करवा कैसे सकते हो, आप इंडक्टर बना दिया स्प्रिंग ऐसे, तो एक तो हो गया एरिया, तो पकड़ के उसको ऐसे एरिया बड़ा छोटा करोगे क्या, करंट मार देगा, आप निकल लोगे, है ना। और उसको बार बार वो मैकेनिकली करने नहीं जाओगे, एक बार इंडक्टर डिजाइन कर दिए तो डिजाइन कर दिए, है ना। तो एरिया को तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, यहां पे कर सकते हो, बी को कर सकते हो। अब बी किसकी वजह से बन रहा है, करंट की वजह से बन रहा है ना। तो यानी कि अगर आप करंट में बदलाव करते हो तो ये फाई जो है स्वाभाविक रूप से चेंज होगा। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आप ही लोग तो पढ़े थे कि फाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, याद आया सर आपने बताया था। यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो करंट को सर अगर वेरी कराएंगे तो फाई भी वेरी करेगा। तो अगर इस वाले कॉइल में करंट वेरी करेगा तो सर इस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज होने लगा यहां पे, और फ्लक्स चेंज होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना। तो फ्लक्स चेंज हुआ सर और यहां ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, यहां पे करंट चेंज होगा तब, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। अगर करंट को चेंज कराएंगे, अब देखते हैं जैसा इसमें चेंज करा देंगे तो चेंज कर देंगे। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस तरह का ये आप लोगों को मैंने बता रखा था, मैग्नेट, मैग्नेट कभी क्लोज ले गए थे, कभी क्या मैंने बोला था ये रहा और एक मैग्नेट लेके आ गया,
तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा, क्योंकि इसके अपोजिशन में बनेगा, ये नीचे की ओर लाइन्स ऑफ फोर्स होती है अपोजिशन में बनेगा। और जब ऐसा नॉर्थ टू नॉर्थ बनेगा सर, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यही समझना आपको। और इसी वाले में देखूंगा जब सेम मैग्नेट का पोलरिटी आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं।
मैग्नेटिक लिंक है ना, एक तरह से फोर्स कैलकुलेशन देखते हैं इसका। दो कॉइल ले लिए हम, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न एक ही है हमारा, दो कॉइल ले लिए, ये है प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक में हमने करंट फ्लो कराया, प्राइमरी में हमने करंट फ्लो करा दिया I1, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं, इसकी वजह से ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखते हैं कैसे इंड्यूस होगा। सबसे पहले तो देखो बेटा, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, फिर तभी तो ये घूम के इस तरह से बनता है ना, तो हमारा ऐसा बना एक तरह से, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें लिंक कर गए। तो एक चीज देखो आप, बस इतना ही अभी किए, ठीक है ना, ये नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। अब देखो जितना ज्यादा इसमें करंट होगा, I1 की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा। I1 की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा लिंक्ड होगा उसमें। आप लिख सकते हो ग्रेटर इज I1, ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी, है ना, it will be more, है ना। अगर I1 ज्यादा है प्राइमरी में तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि B पे डिपेंड करता है, तो B हमारा ज्यादा, ठीक। अब देखो जब B ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब फील्ड ज्यादा होता है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो क्या लिख सकते हो, मोर विल बी फील्ड लाइंस।
है ना। अब I1 तो डायरेक्टली तो भी होगा किसके लिए था, वो इसके एक सेल्फ के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी थी ना हमने उस समय। तो सेल्फ के लिए जो होगा वो तो एल होगा ही होगा, लेकिन दूसरे की वजह से जो होगा म्यूचुअल, तो म्यूचुअल को हम एम से डिनोट करते हैं। इसका भी जो होगा हमारा ऐसा यूनिट हेनरी ही होगा, आप घबराओ नहीं, निश्चिंत रहो, हेनरी ही होगा। लेकिन किसी दूसरे के फ्लक्स के कारण अगर हमें बदलाव आ रहा है या किसी दूसरे के करंट के कारण हमें बदलाव आ रहा है, तो वो वाला इंडक्टेंस म्यूचुअल कहलाता है, उसको हम एम से देखेंगे। तो ये हो गया एम, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एम को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब ये एम हो गया। अब किस किस चीज पे डिपेंड करता होगा, जैसे वो एल था हमारा, तो एल के बारे में आपने कहा था कि वो साइज और शेप पे डिपेंड करे, किसके, कॉइल की। सर ये भी कुछ उसी तरह का है क्या, इसकी डिपेंडेंसी क्या क्या है, आप ये बताओ। तो देखो इसमें क्या है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लिखो कि एम डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। ठीक है, सेपरेशन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अब आप बोलोगे कि सर प्रूफ करके दिखाओ, एल के लिए तो आपने किया था, तो ये भी क्या है, एक तरह का इंडक्टेंस ही है ना, इंडक्टेंस ही है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वेरिएबल वाले टर्म्स पे। जानते हो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, शुरू में ही डिजाइन करोगे तो उसकी वैल्यू डिजाइन कर दी जाती है, शुरू में डिजाइन करोगे तो उसकी वैल्यू डिजाइन हो जाती है ना। कांस्टेंट उसको बोलते हैं। एक कांस्टेंट तो उसको भी बोलते हैं कि जैसे अब यहां से m इज इक्वल टू φ/i1 हो जाएगा, φ2/i1, यानी सर i1 बढ़ाओगे तो φ2 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा, तो किसी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्यों, कांस्टेंट टर्म है, कहां से डिपेंड करेगा। तो जब हम लोग उसको डिजाइन करेंगे उसी समय उसका तय कर देंगे कि क्या रेशियो आता है। तो कैसे कैसे तय करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड करेगा ना, तो सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कॉइल्स,
कितना सेपरेशन में रख रहे हो आप, कितना ओरिएंटेशन, कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें है ना, जितनी ज्यादा उतना ज्यादा हो जाएगा एम की वैल्यू। तो वो आप पे निर्भर करता है ना, इतनी हेनरी पहले से लिखा रहता है इंडक्टर पे, है ना। तो चलो इस पे डिपेंड कर गया। सर आप यहां से m की वैल्यू लिखो, m की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, phi2 बाई I1, phi2 बाई I1, और फाई का क्या होता है वेबर, और करंट का क्या होता है एम्पियर, ठीक है ना। तो वेबर पर एम्पियर, एल का भी वही आया था सर वेबर पर एम्पियर, और इसको भी आप बोलोगे हेनरी यानी कैपिटल एच, ठीक है ना, हेनरी डिनोट करोगे आप। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे कि इसकी वजह से इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने इस वाले कॉइल में करंट का डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। तो हमने ये भी कहा था ना कि इस वाले में करंट का डायरेक्शन निर्भर करेगा यहां पे करंट बढ़ रहा है या घट रहा है ना। तो यहां पे तो हमने ना तो बढ़ाया ना तो घटाया, बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप उसके अनुसार डिसाइड कर लेना उसका डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में, 2 वाले में, है ना, सेकेंडरी कॉइल में ही निकालना है ना, तो निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, तो डी फाई बाई डी टी होता है, वही होता है ना, डी फाई बाई डी टी, यानी इस वाले फाइल हमारा इस वाले में निकालना है ना, क्या बोलते हैं कॉइल में, तो इस कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारा। तो अगर E2 निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, डी फाई 2 डिवाइडेड बाई डी टी, डी फाई 2 डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखो यहां पे पॉजिटिव या निगेटिव साइन जो लिखा जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव जो होता है वो इसका नेचर लिखा जाता है, कब अपोजिशन नेचर का होगा कब सपोर्टिव नेचर का होगा। अभी इसमें हम एक डॉट कन्वेंशन आपको दिखाएंगे, आई थिंक सो 11th-12th में पढ़ाई नहीं होती है डॉट कन्वेंशन, इस एम का क्या मतलब होता है, कब जुटता है कब घटता है, वो हम आपको दिखाएंगे करके अभी, ठीक है ना। जस्ट एग्जाम्पल, इसको समझाने के बाद में एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, बढ़िया सा एग्जाम्पल देंगे छोटा छोटा। तो ये डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है ना। तो वही समय अभी सेल्फ वाले में ही जब मैं डीके पढ़ा रहा था तो निगेटिव ले लिया था, और जब हम ग्रोथ पढ़ा रहे थे तो पॉजिटिव ले लिए थे, एल डी आई बाई डी टी को लिए थे ना, बस वही वाली बात है, यही तो है, यहीं से उसको डिफाइन किए थे ना। तो एक ही कॉइल में हमारा सर्किट में अलग अलग वो नेचर रख लिया था, एक बार ग्रो किया एक बार डिके कर गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव शो करेगा कि कौन सा नेचर है, ठीक है ना। नेचर कहने का मतलब कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है। जब यहाँ पे करंट बढ़ाओगे तो ये इसको बढ़ने नहीं देगा, अपोजिशन नेचर में कर देगा, और जब करंट घटाओगे तो ये फिर इसको घटने नहीं देगा, फिर बढ़ने लगेगा, है ना। तो डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, ये डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। बस ये सपोज करने के लिए कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव ही माना जाता है, ईएमएफ ऑलवेज पॉजिटिव इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। वो इसके साथ रिलेशन बताया जाता है कि इसका अपोज कर रहा है कि इसका सपोर्ट कर रहा है। ये डायरेक्ट जो हमारा
क्या बोलते हो, साइन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इसका सपोर्ट कर रहा है कि इसका अपोज कर रहा है ना। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो अपोज कर रहा है, घट रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, बस वही चीज वो साइन बता रही है। अदरवाइज ये इसमें जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव ही है। समझ गए बात। अब आते हैं E2 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, Mi1 बाई dt, ठीक है ना। तो M di1 बाई E2 इज इक्वल टू M di बाई dt। तो यहां से अगर M की वैल्यू आप डिफाइन करोगे बेटा तो E2 बाई di बाई dt यही होता है, ठीक है ना। अब टीचर जानते हो क्या करते हैं, यहां पे गोलमोल कर देते हैं कुछ कुछ। बहुत सारे आप यहाँ पे बोलेंगे मॉड्यूलस ऐसा नहीं होता, ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव होता है। बोला ना ये साइन शो करता है, एम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ऑलवेज बोर्ड में डाल देते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देखो, यहाँ एक और चीज बोल सकते हैं कि di1 by dt is equal to 1। चेंज इन करेंट जो है अगर di by dt 1 हो गया, ठीक है ना, I1 ये अगर 1 हो गया तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर, तो हमको जब m निकालना होता है तो हम नहीं करते, di1 by dt को 1 करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसी से ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं। और इसका क्या होता है बेटा, हमारा m का क्या होगा, m का क्या होता है तो बता ही दिया हेनरी। ये जो होता है di by dt, di by dt होता है एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड। करेंट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज कराओगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही चेंज। तो अब चलो हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या मैं दिखाना चाहता हूं। अब देखो m की जो वैल्यू होगी वो कॉमन होगा एक तरफ। m क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरलिंक्ड वाला पार्ट, इसकी वजह से इसमें हुआ है ना। तो वो ये नहीं है कि m की वैल्यू दोनों के बीच में होगी, ये जो वैल्यू है वो दोनों के बीच में है, समझ गए ना, दोनों के बीच में है m, कोई अलग अलग वैल्यू नहीं होता है। ये इसके लिए अलग, ये m1 और m2 में इसीलिए नहीं इसमें दे रहा है कि m है जो इन दोनों के बीच में। आप इसको छापो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको नोट करो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो। देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये रहा कॉइल, ठीक है ना, ये रहा L1, ये रहा L2 और इसमें करंट फ्लो कर, ठीक है ना। अगर इनिशियल में मैंने बोला इसकी L1 की वैल्यू 2 हेनरी, L2 की वैल्यू भी 2 हेनरी, कुछ भी मान लो 2 हेनरी, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जो m है, ऐसे m की वैल्यू मान लो कि 2 हेनरी, इसको भी मान लो, जो भी है ये तो अपने रैंडमली ले सकते हैं कितना भी हेनरी है। अब देखो जब हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना होगा, कितना होगा, है ना। तो ये m जो होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये जानते हो कैसे तय होगा, ये जानते हो कैसे तय होगा, करंट के डायरेक्शन पे, इसकी पोलैरिटी पे, इसकी पोलैरिटी पे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है
यानी दोनों में डॉट से ही करंट इन कर रहा है, यहां भी और इस वाले कॉइल में दोनों में डॉट से करंट इन कर रहा है, तब ये M जो होगा वो पॉजिटिव होगा। M जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और देखो जब हम ऐसा कर देंगे, ठीक है ना, अगर हम इसमें डॉट यहां डालते हैं, इसमें डॉट यहां डालते हैं, और 2 हेनरी और अगर ऐसे 2 हेनरी और करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे जो M होगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जो M होगा बेटा वो होगा, ठीक है ना। ये डॉट क्या शो कर रहा है? टर्मिनल। कौन सा इंडक्टर यहाँ पे सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, कौन सा लोड की तरह बिहेव करने लगा, है ना। ये लोड है, ये सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, यानी अलग अलग। तो M की वैल्यू, मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके 12th लेवल पे उतना आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर इसका इक्विवेलेंट लिखोगे आप, L इक्विवेलेंट बता दो सर, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है ना। 2M 2 लिखते हैं, समझ गया ना। 2 समझ, ये इस पे लगाया तो ये भी तो इस पे लगाया, ठीक है ना। ज्यादा इसके अंदर अभी नहीं जाओगे, अगर ये इस पे लगाया तो ये भी लगाया, तो इस केस में वो हो जाएगा, कितना हो गया इक्विवेलेंट? 2 प्लस 4 8 हेनरी। यहां पे करो 2 प्लस 2 माइनस 4 0 हेनरी, खत्म हो गया सर। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्यों इंपीडेंस नहीं है? 2 हेनरी का सोर्स, 2 हेनरी का लोड, और म्यूचुअल 2 है तो 4, अगर म्यूचुअली इसमें ज्यादा हो गया तो फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से देखो, एक ही चीज के डॉट में बदला तो एक जगह 8 हेनरी, एक जगह 0 हेनरी का, है ना। तो यही फर्क है डॉट का, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे इफेक्ट बदल दिए ना हम। तो ऐसे आप यू कांट डिसाइड द डायरेक्ट polarity of EMF without deciding of the polarity of, ठीक है ना। EMF का साइन आप पता कर सकते हैं, यही चीज मैं ट्रांसफार्मर में भी आपको बताया हूँ, है ना। वहां पे लोग निगेटिव में थोड़ा ले लेते हैं, इसी चीज के लिए मैंने वहां से रोका है। जो पोलरिटी हम लोग लेते हैं ट्रांसफार्मर में, पोलरिटी के लिए क्वेश्चन करेंगे, करो तो 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आइडिया पर। इस लेक्चर में इतना ही आने अगले लेक्चर में क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 आइडियल क्वेश्चन है जो मैं उसे आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग, बाय बाय।